नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत बेसलाइन आकलन कक्षा 8वीं विषय गणित, समय 1 घंटा। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोग को 1 घंटा के अंदर में हल करना है। रोल नंबर अपना आप लोग लिख दीजिएगा, विद्यालय कोड स्कूल से प्राप्त हो जाएगा, विकास खंड कोड भी विद्यालय से प्राप्त होगा। विद्यालय का नाम लिख सकते हैं और विकासखंड लिख सकते हैं। हमारा सवाल है, खंड अ का नीचे दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सवाल नंबर में देखिए, खाली स्थान में दिया हुआ है बढ़ते क्रम में। तो खाली स्थान 400, 401, 402 और 403। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 401। अब प्रश्न नंबर 2 है, 656 को 3 से भाग देने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे बगल में 656 को 2 से भाग दिए हैं, तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 होता है। सवाल नंबर 3 में है, देखिए 2/3 में से 1/6 को घटाया जाए तो खाली स्थान शेष बचेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, 2/3 को समहर बनाने के लिए अंश और हर में ऊपर में देखिए गुणा कर दिया हूँ। 2/2 गुणित 2/2 गुणित 3 ऋण 1/6। तो गुणा करें तो क्या आ गया? 4/6 ऋण 1/6। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 4 ऋण 1/6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 3/6। तो उत्तर आ जाएगा, 3 और 6 को काट देंगे तो 1/2। जगह काफ़ी छोटा है इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाने का प्रयास किया हूँ। अगला सवाल है 4 नंबर, 2/3 1 ऋण 2 ऋण 4 में सबसे छोटी संख्या खाली स्थान है। तो यहाँ गलती से 4 लिखा गया है, ऋण 4। ये ऋण 4 नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं सदैव ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से क्या होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैं प्रश्न में क्या पढ़ लिया था? छोटी, इसलिए छोटी को लिख दिया था। आप लोग यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे? 1 को। अगला है सवाल नंबर 5, राहुल ने खेत में 25 किलो 800 ग्राम आलू और 28 किलो 700 ग्राम टमाटर पैदा हुए। तो बताइए, नंबर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो हम लोग को पता है 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। और सवाल नंबर 2 है, खेत में कौन सी सब्जी ज़्यादा पैदा हुई? तो यहाँ पे लिख सकते हैं टमाटर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है टमाटर है 28 किलो 700 ग्राम। और सवाल नंबर 3 है, खेत में कुल कितनी सब्जी पैदा हुई? तो यहाँ लिख सकते हैं आलू है 25 किलो 800 और टमाटर है 28 किलो 700। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 54 किलो 500। इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा 54 किलो 500। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सवाल नंबर 6, दिए गए अंकों को देखकर बताइए। 3, 5, 8, 4 लिखा हुआ है और इसी के हिसाब से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें बदलाना है। प्रश्न नंबर 1, दिए गए 4 अंकों में से सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो हमारा जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी और छोटी लिखेंगे तो हमारा बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा 8543, जो उत्तर में लिखा हुआ है। प्रश्न 2 है, दिए गए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें अपने को क्या करना है कि जो छोटा है उसको पहले, उससे बड़ा को उसके बाद, उससे बड़ा को उसके बाद। इस प्रकार हमारा जो उत्तर आ रहा है 3458 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 3 है, बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 में सवाल नंबर 2 को घटा देंगे।
क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या ऊपर में ज्ञात कर चुके हैं, तो इसको हम लोग घटा देंगे तो हमारा उत्तर घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5085। आप लोग इसको घटा कर देख लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या का विस्तारित रूप, तो सबसे जैसे बड़ी संख्या हम लोग सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है, देखिए 8543। तो 8000 का विस्तारित रूप हो जाएगा 800, 500 का हो जाएगा 500, 40 का हो जाएगा 40 और 3 का 3। तो इस प्रकार हमारा विस्तारित रूप क्या हो गया, 8000 धन 500 धन 40 धन 3। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी संख्या का दुगुना कर दिया जाए तो इस संख्या को बीज व्यंजक के रूप में दर्शाना है। तो हमारा उत्तर है, मान लेते हैं कि हमारा जो कोई संख्या है वो क्या है, x है, और x का दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। सवाल नंबर 2 है, उस संख्या में से 7 कम कर दिया जाए तो इसे व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हमने पहले ही मान चुका था कि हमारा संख्या क्या है, x है। जब x में से 7 कम कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 1 ऋण 7। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है इसी का, 2x ऋण 7 बराबर 19 को हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसको लिख दिए 2x ऋण 7 बराबर 19, फिर 7 को पक्षांतर कर देंगे तो ऋण था वो पक्षांतर करने पर क्या हो गया, धन हो गया। फिर 7 में 19 को जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। इस प्रकार 2x धन 26 और x बराबर कितना हो जाएगा, 26/2, और 26 को 13 से भाग कर दिए कि 13। तो इस प्रकार हमारा जो x का मान क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, दी गई आकृति के आधार पर बताइए। यहाँ देखिए आप लोग के पास एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को देखकर हमको क्या करना है, नीचे दी गए प्रश्नों का उत्तर देना है। आकृति ABCD का नाम बताइए। तो आकृति ABCD का नाम क्या है, आयत है। सवाल नंबर 2 है, वर्ग PQR का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग PQR का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो वर्ग जो है अंदर दिया हुआ है PQRS, तो इसको निकाल दिए, 4 गुणित 4 बराबर 16। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है, 16। सवाल नंबर 3 है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। और वर्ग का देखिए क्षेत्रफल है 4 गुणित 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 4 चौको 16 और 12 छक 72, मतलब 72 में 16 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 56। इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 56। सवाल नंबर 4 है, आकृति ABCD और वर्ग PQR के परिमाप का अंतर। तो परिमाप में क्या होता है, दी गई भुजाओं का योग, या हम लोग सूत्र से लिखते हैं तो 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ी भुजा मतलब आयत का परिमाप, तो हो जाएगा 2 कोष्ठक के अंदर 12 धन 6 गुणा कर जोड़ देंगे तो 18, 18 दूनी 36। और इसी प्रकार जो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 धन 4 बराबर 8 और 2 से गुणा कर देंगे तो 16। तो 16 में नहीं 36 में 16 को घटा देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा, 20। हमारा उत्तर कितना प्राप्त होगा, 20। अब प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 6 बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 5 बार गुणा कर लेंगे और गुणा करके उसका उत्तर को लिख देंगे। इसी प्रकार अगला सवाल दिया हुआ है, 2 का घात 5 गुणित 4 को सरल करके सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे 5 गुणित 4 को गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ जाता है, 2 का घात 20। अगला है 3 नंबर, 2 का घात x बराबर 4 में x का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 2 और दोनों आधार को काट दिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा और x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। प्रश्न नंबर 10 है,
हरीश को परीक्षा में 500 में 450 अंक मिले, नवीन को 900 में 675 अंक मिले। तो इसका हमको उत्तर देना है नीचे दिए गए प्रश्न के हिसाब से। हरीश को कितने प्रतिशत अंक मिले? इसका आंसर दिया हुआ है हरीश का प्रतिशत बराबर, प्रतिशत निकालते हैं हम लोग 450/500 गुणित 100, जिसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90%। इसी प्रकार नवीन को कितने प्रतिशत अंक मिले? तो नवीन का प्रतिशत कितना हो जाएगा 675/900 गुणित 100। तो काट पीट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75%। दोनों में से किसे ज़्यादा अंक प्रतिशत मिले हैं? तो दोनों में हरीश को ज़्यादा प्रतिशत मिले हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है कितने प्रतिशत ज़्यादा अंक मिले हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 90 में 75 को घटाएंगे तो 15% ज़्यादा अंक मिले हैं। 11 नंबर में दिया है निम्न चित्र में एक ही रेखा के समांतर रेखा है तथा एक तिर्यक रेखा है जो इन्हें प्रतिच्छेद करती है। यदि चित्र में कोण 2 70 अंश है और कोण 6 110 है तो बताइए। कोण 3 के मान कोई एक कोण बताइए, मतलब कोण 3 के बराबर हमको कोई एक मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए कोण 1 संगत कोण है, तो इसमें से हम लोग 2 या 1 किसी को भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जिसको चाहे लिख सकते हैं, कोण 2 भी या कोण 1 भी, ये संगत कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। कोण 4 का मान बताने के लिए बोला जा रहा है। तो कोण 4 का मान कितना होगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोण 6 110 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कोण 6, कोण 5 और कोण 4 संगत कोण है, तो ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार कोण 4 का मान कितना हो जाएगा 110 अंश हो जाएगा। प्रश्न 3 दिया हुआ है कोण मतलब 5 और 2 को जोड़ने पर कितना होगा? तो कोण देखिए 5 है 110 और 2 हमें कितना प्राप्त हुआ है संगत कोण में 70। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश। और कोण 6 और 1 का मान भी बताना है। कोण 6 और कोण 1 क्या है? एकांतर कोण है और एकांतर कोण का योग कितना होता है 180 अंश। इस प्रकार ये चारों सवाल का उत्तर हो चुका है। अब अगला सवाल 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न 12 है अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मतलब अनुक्रमानुपाती के हिसाब से हम लोग सारणी को पूरा करेंगे। ऊपर में दिया हुआ है मजदूर की संख्या और नीचे में दिया हुआ है मजदूर की मजदूरी। मतलब एक मजदूर का मजदूरी है 50 रुपया, तो 150 कितने मजदूर के होंगे? तो हम लोग बोल सकते हैं 3 मजदूर के होंगे। और अगला दिया है 4 मजदूर का मजदूरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान, तो एक मजदूर का है 50 रुपया, तो 4 मजदूर का कितना हो जाएगा 200 रुपया। और 750 रुपये कितने मजदूर के होंगे? तो यहाँ पे इसका उत्तर है 7 मजदूर के हो जाएंगे। अगला में दिया हुआ है 9 मजदूरों की मजदूरी कितना हो जाएगा 450 रुपया। इसको अगर हल करके दिखाया जाएगा तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा जगह दिया गया है। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। परिवार की मासिक खर्च निम्नांकित पाई चार्ट में दिखाया गया है। मतलब जो परिवार में है टोटल 12,000 प्राप्त होता है और उसको पाई चार्ट के द्वारा खर्च को बताया गया है। तो इसको देखकर हम लोग बताएंगे कि सबसे अधिक खर्चा किस मद में हुआ है। तो देख लीजिएगा आप लोग, बगल में 130 अंश दिया हुआ है, सबसे बड़ा जगह दिखाया गया है, इसलिए सबसे अधिक खर्च किस पर होगा? भोजन पर। तो हम लोग लिख देंगे भोजन पर कितने अंश का है 130 अंश का। और सबसे कम खर्च किस मद पे हुआ है? तो सबसे कम खर्च हुआ है शिक्षण मद पे। अब भोजन पर कितना रुपया खर्च हुआ है? तो भोजन पर हमको खर्च निकालना है, तो इसको निकाल लेंगे। मतलब 1200 को हल करेंगे, भोजन पर कितना दिया हुआ है? भोजन का खर्च 1200 गुणित 130/360 से भाग करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भोजन पर खर्च होगा। स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कितना रुपये खर्च हुआ है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। जैसे स्वास्थ्य का निकालना है तो 12,000
गुणित स्वास्थ्य में दिया हुआ है 4500 गुणित 360 से भाग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इन तीनों को हल कर लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी छोटा जगह दिया गया है, इतने छोटे जगह में आंसर को हल कर पाना असंभव नहीं है। अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। 2x ऋण 7y धन 8 ऊपर दिए गए व्यंजक में पदों की संख्या बताइए। तो देख लीजिए, पहला पद है 2x, दूसरा पद है 7y धन 8x। तो इस प्रकार कुल 3 पद हैं। तो पदों की संख्या कुल क्या हो जाएगा? 3। दिए गए व्यंजक में y का गुणज बताना है। तो हमारे पास जो दिया गया व्यंजक है उसमें y का गुणज कितना है? ऋण 7। मतलब y में हम लोग क्या किए हैं? ऋण 7 को गुणा किए हैं। तो हमारा y का गुणज क्या हो जाएगा? ऋण 7। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है 4x धन 5y और धन 2x ऋण 7y अलग अलग कोष्टक में लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग एक बार क्या करेंगे, जो समान चर वाले हैं 4x धन 2x को एक कोष्टक में लिख दिए और 5y ऋण 7y को एक कोष्टक में लिख दिए और 4x धन 2x को जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा और 5y में 7y को घटाएंगे तो हमारे पास ऋण 2y आ जाएगा, क्योंकि घटाने पर हम लोग बड़ी संख्या का चिन्ह का प्रयोग करते हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा 6x ऋण 2y। 4 नंबर में दिया गया था 4x धन 5y गुणित है 2x धन 8y कोष्टक में। इन दोनों को आपस में गुणा करना है, दो पद को। तो गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 4x का गुणा कर देंगे 2x धन 8y के साथ, धन 5y का गुणा हो जाएगा दूसरे पद के पूरे कोष्टक मतलब 2x धन 8y के साथ। तो अब 4 का गुणा किए 2x के साथ तो 8x का घात हो गया और इसी प्रकार 4 का गुणा करेंगे 8 से तो 8 चौको 32xy और 5 का गुणा किए 2 से तो 5 दूनी 10xy और 8 पंचे 40y का घात 2। तो 8x का घात 2 धन 32 में 10 को जोड़ दिए तो 42xy आया धन 40y का घात 2। तो दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोग के पास एजुकेशनल, टेक्निकल एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जुड़े हुए सभी प्रकार की वीडियो लेकर आता हूं और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।